नमस्कार बच्चों। इकोनॉमिक्स के जो आज इकोनॉमिक्स का पेपर गया है बहुत ही आसान आया था। आई होप कि आपको भी आसान लगा होगा। तो मैं सेट 2 मेरे को मिला है बच्चों से, सेट 2 होप सो कि मोस्टली क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो सेट 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके अंदर इकोनॉमिक्स का। और ये आपका जो आज का पेपर है 2022 और 23 जो आज पेपर हुआ आपका, जो तारीख कितनी आज, तारीख कितनी है 17/3/2023 आज का पेपर का MCQ, सिर्फ MCQ अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वाले आर में आपको मैं अगले घंटे के अंदर बाकी सारे सॉल्यूशन भी वीडियो पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेट 2 है। ओके, तो सबसे पहले मैं सारे इंग्लिश के उठा रहा हूँ, मैं आसान है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके अंतर्गत कि कंसीडर द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो आपको इसके अंदर बताना था कि कंसीडर द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक इंडिया डिसाइडेड टू परचेज। देखिए, जब भी हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है तो RBI क्या करता है, ओपन मार्केट से क्या करता है, वो विदेशों में जा मतलब कि हमारे करेंसी को परचेज करने लग जाता है। तो हमारे देश की अगर करेंसी परचेज करेगा तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, इसको मतलब कि ठीक कर रही है। मतलब कि तो जब गवर्नमेंट जब इसको ठीक करती है, यानी RBI जब इसको कंट्रोल करती है, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग इसका आंसर है। दूसरा आपका पार्ट आता है इसके अंदर कि मनी इज एन एसेट्स विच कैन बी स्टोर इन द फ्यूचर। आपको ही पता है कि जो मनी है, जब से मनी आई है हम उससे स्टोर के रूप में मतलब कि जमा कर सकते हैं। पहले के समय पे स्टोरिंग करना मुश्किल था, तो फ्यूचर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर C है, यानी हम स्टोर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन कॉलम 1 और 2। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि कार यूज एज ए टैक्सी। पहला इसका ऑप्शन होगा कि वेजिटेबल जो ग्रो करते हैं हम लोग पर्सनल गार्डन के लिए, वो एक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो कार यूज करते हैं वो कार यूज किया गया है जो होता है वो एक कंज्यूमर मतलब कि फाइनल गुड्स के रूप में माना जाता है, कंज्यूमर गुड्स के रूप में माना जाता है। और एयर कंडीशनर जो यूज होते हैं वो भी आपका फाइनल कंजप्शन होता है। और स्कॉलरशिप जो होती है सरकार जो आपको देती है, वो आपको पता है कि ट्रांसफर होता है यूनिलेटरल, जो सरकार की तरफ से मदद होती है आपकी। तो इसका आंसर A होगा। और जो बच्चे B करते हैं तो B का आंसर इसके अंदर भी B ही है, यानी B का आंसर B है। और कैसे आया है मैंने इसके अंदर सॉल्व करके भी दे दिया। देखिए, जैसे कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ये वैल्यू एडिड है। तो मान लो फार्मर ने पहले 2000 का लगाया, तो जो 2000 का उत्पादन हुआ वो सारा का सारा वैल्यू एडिशन में काउंट हो जाएगा। उसके बाद बेकर क्या करेगा, एक तो 2000 की वैल्यू और साथ में वो इंटरमीडिएट गुड्स भी लगाया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4000। और 4000 में से 2000 घटाते तो वैल्यू एडिशन आता है। आपको पता है कि वैल्यू एडिशन कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा दो तो वैल्यू एडिशन आती है। उसके बाद आता है रिटेल सेलर। तो ये कहाँ से आया, आप क्या करो, ये 4000 इधर आ जाएगा, तो 4 और 14 इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा। इन पूरों को ऐड करोगे तो 10,400 आएगा और ये आएगा आपका 4400। तो इसका आंसर B है, इसका आंसर B डाल दिया गया। अगर आप अपने आंसर ये किया है तो B आंसर आएगा। अगला आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो आपको पता है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है उसमें हम 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, C+I। बाकी और भी 2 होती है, गवर्नमेंट भी होती है और विदेशी भी होती है, लेकिन उसको नहीं लेते क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं था वो। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होती है वो आपको पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, वो थोड़े से ऊपर से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है, हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, इसलिए एग्रीमेंट डिमांड हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या है आपके, अच्छा ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव स्लोप। और इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा है कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट आपका और 2 क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है। ओके, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिसिट इन BOP। ये तो डेफिनेशन दे रखी है बच्चे कि जो डेफिसिट और BOP, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऑटोनोमस और ऑटोनोमस रिसिप्ट से होते हैं। तो इसके अंदर दोनों के दोनों लेने होते हैं, करंट और कैपिटल दोनों लेने होते हैं। सिर्फ करंट और कैपिटल लेकर आप डेफिसिट नहीं बता सकते बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये C आंसर इसका करेक्ट है। छठा क्वेश्चन आपका आता है, इसके अंदर दिया है कि 1 यूरो जो है आपका, जो पाउंड दे रखा है 1 पाउंड जो 70 की है, और उसके बाद 1 पाउंड 80 की हो गई। यानी अब आपको पहले क्या था कि 70 रुपये में 1 पाउंड खरीदते थे, उसके बाद आपको महंगा पड़ गया अब 80 रुपये में, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आइए इसका और पार्ट भी करते हैं। चौथा इसका और पार्ट क्या कहता है कि सपोज कंट्री X हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री Y।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन, तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, जब भी देश के अंदर, किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो हमारे देश की जो करेंसी होती है ना, उसकी वैल्यू गिर जाती है। और अगर हमारे देश की वैल्यू की करेंसी गिर जाएगी तो दूसरे देश क्या करेंगे, हमारे देश से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, या ये कह लो कि कंट्री एक्स क्या करेगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी कंट्री वाई के अंदर। तो ये सी आंसर इसका सही है। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा आपको 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब आपको पता है कि के होता है, और ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब सी बार दे रखा आपको 30। तो इसको सॉल्व करना था। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया, ऐसी बात नहीं है। इसका आंसर वैसे ए है। अब देखिए इसको कैसे किया गया है, आपको बता दूं मैं एक बार कैसे किया जाता है इसको। तो देखिए, आज ही किसी बच्चे ने सुबह पूछा भी था ये वाला क्वेश्चन। ओके, आइए जरा करते हैं कि आपको दे रखा है के का फॉर्मूला, आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस MPC। तो आपको करना क्या है, 1 माइनस आपको सॉरी एक मिनट, आपको मल्टीप्लायर दे रखा है 1 में, आप 1 में MPS ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको रिवर्स करोगे तो आपका MPS आ जाएगा 1/4, जिसका मतलब होता है 0.25, और MPC का मतलब होता है 1 में से माइनस कर दो तो 0.75 आएगा। तो ये रहा ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये रहा आपका ये। तो आंसर आपको पता है कि कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला BY, तो BY कहते हैं इसको। ओके, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर नेशनल इनकम इक्वल है इंक्रीज, यानी इंक्रीज नेशनल इनकम का मतलब होता है डेल्टा वाई, और इंक्रीज सेविंग का मतलब होता है डेल्टा एस। यानी जब दोनों बराबर होंगे, यानी जो भी आप इनकम, बढ़ी हुई इनकम कमाते हो और बढ़ी हुई इनकम सारा बचा लोगे, तो कोई भी सेविंग नहीं होगी, तो वो MPC जो होगी आपकी इक्वल टू 0 होगी। तो आपका इसका आंसर डी है। 8वां क्वेश्चन आता है आपका इंडियन इकोनॉमी, MPS आपको 0.25 दे रखा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इनकम। तो इंक्रीज इनकम निकालनी है आपको, यानी डेल्टा वाई निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आपको कितनी दे रखी है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आपको 200 करोड़ दे रखी है, और 0.25। तो देखो के बराबर, आपका के का फॉर्मूला पता ही आपको, MPS 1 में 0.25, इसको काटोगे तो 0, यानी के आपका 4 आया। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। के का फॉर्मूला एक और होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के यहाँ 4 रख दो आप, वाई कितना दे रखा आपको निकालना है सर, और ये दे रखा 200, तो इसको बाई क्रॉस करोगे तो 2 4 जा 800, यानी इसका डी आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना कि कैसे किया गया है। ओके, आइए 9वां क्वेश्चन करते हैं अब इसका। 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि M1 जो होती है उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट डज नॉट, यहाँ लिखा है कि इंक्लूड नहीं होता है। ऐसा नहीं है बच्चे, गलत है ये। M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट भी होता है, और जो करेंसी बैंक में करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, और पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसको भी लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि M1 का मतलब होता है असेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल। बिल्कुल, जो आपको पता है कि आपके बैंक में जो कैश रखा होता है, सोने के फॉर्म में पैसा रखा होता है, उसको असेट्स ही कहते हैं। तो M1 जो होती है वो बैंकों में जो असेट्स रखा है उसको भी लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा और 2 ट्रू होगा, तो इसका आंसर बी है। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। रीड अप द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये डेफिनेशन है बच्चे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही वही होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और काम मतलब जो अभी मजदूरी रेट चल रही है, जो रेट चल रहा है उसके ऊपर, और काम करना चाहते और कर भी रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं। और उन लोगों को नहीं लिया जाता जो काम नहीं करना चाहते और काम मिल रहा है। तो वही सही लिखा है एब्सेंस, यानी ये ट्रू है आपका। इसका रीजन लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन ही नीचे लिखी हुई है कि अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल, यानी जो इच्छा है और काम करना चाहते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बच्चे इसके अंदर, इसका रीजन भी करेक्ट है, तो ये आंसर सही है इसका। आइए, तो ये मैंने आपको एक एक नंबर के मैक्रो के सारे करवा दिया। अब इंडियन इकोनॉमी पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी का बाकी सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा बच्चे, आप परेशान मत हो, अभी थोड़ी मिनट के अंदर वो भी आंसर आ जाएंगे आपको। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट का जो फंक्शन होता है इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर।
तो सप्लाई रिसोर्सेज देता ही है। एसिमिलेट वेस्ट, एसिमिलेट का मतलब हमारी जो वेस्ट होती है उसको वो खत्म कर देता है और आपको प्रोवाइड करता है एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक सर्विस का मतलब सौंदर्य। आप बहुत सारे ऐसी जगह पे जाते होगे तो आपको सौंदर्य मिलता होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन का काम नहीं करता है वो, तो इसका आंसर सी है। 19th क्वेश्चन कहता है आपको रीड द फॉलोइंग, स्टेटमेंट है दोनों। तो हमने पढ़ा है कि ग्रेट पॉलिट्रियन कल्चर रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना 1950। बच्चे ये बिल्कुल गलत है, 1950 में नहीं हुआ था ग्रेट पॉलिट्रियन, ये शायद 1952 में 7 में हुआ था। एक बार चेक कर लेना, ये मेरे को याद नहीं आ रहा इसका क्या है, लेकिन 1950 में नहीं हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो चाइना ग्रोथ, और चाइना की जो ग्रोथ है वो मेनली मैन्युफैक्चर के द्वारा ही हुई थी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है, तो इसका बी आंसर है। उसके बाद और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और वाला क्वेश्चन में बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसके अंदर। इनकरेक्ट की बताऊं तो देखो इसके अंदर छूटते दिख रहा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना के अंदर अपनाया गया था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं इसके अंदर। आइए 20th क्वेश्चन कहते हैं, इन द फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड कौन सी थी? सिर्फ व्हीट और राइस। आपको पता है शुरुआत में सिर्फ गेहूं और चावल के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, बाकी चीजों के लिए नहीं आया था। ओके 20th, अब आइए जरा इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन था बी पार्ट, ये बी पार्ट भी है इसका। कह रहे कि डैश इज नॉन एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। आपको पता है इसका आंसर पीसी महालनोबिस है। महालनोबिस ही थे कि जिन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना में आए थे, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया था इंडियन प्लानिंग का, तो पीसी महालनोबिस आएगा इसके अंदर। सही है, एक मिनट रुकना बालको, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ पीसी महालनोबिस ही है, कोई बात नहीं, अगर देख लेना आप, चेक कर लेना। अगला आता है 21, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस। अब आपको पता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की जो रुकावट थी, इंडिया स्टैग्नेंट क्यों था? स्टैग्नेंट का मतलब है ठहराव क्यों आया था? तो इसका सबसे बड़ा कारण है लैंड सेटलमेंट। जो अंग्रेजों ने लैंड सेटलमेंट अपनाई थी उसी के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, और भी है लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में लैंड सेटलमेंट है। रेलवे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर की बात हुई है बच्चे, तो एग्रीकल्चर में बाकी चीज़ों को मत लेना, सिर्फ लैंड सेटलमेंट इसका आंसर आएगा। 22वें क्वेश्चन में आता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो आपको पता ही तीनों है, जो भी हम पढ़ाते हैं तो लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाते हैं। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो राइजिंग पॉपुलेशन है, दिन पे दिन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई वो लो है, बिल्कुल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत कम है, जिसके चक्कर में हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है। सोशल आउटपुट नहीं आएगा इसके अंदर, तो इसका आंसर सी है। आइए, तो कारण ही चाइना के अंदर बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए थे, तो इसमें स्टेटमेंट जो ये है ये आपका करेक्ट यानी ट्रू है। लेकिन जो दूसरा इधर का स्टेटमेंट रैपिड इंडस्ट्री, ये 1981 में नहीं हुआ था बच्चे, ये हुआ था 1978 में। तो इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में हुआ था, तो स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर ए कहलाएगा इसके अंदर। ओके, तो हमने MCQ करवा दिए, अगला सेशन हम डालते हैं पूरा होल क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद बच्चों।